Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English. This is Verbal Ability Capsule 46. आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक और सजेशन से चलते हम यहाँ तक आ पाए हैं और अब यह डेफिनेटली यूजफुल है एकेडमिक, प्रोफेशनल, कॉम्पिटिटिव सभी एग्जाम्स के लिए भी और बडिंग अप एंड कमिंग राइटर्स के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 1 ऑफ नेचुरल इंग्लिश। The police are baffled as to what could have caused such a frenzied attack. One needs to be very tuned in these days. There are some mean-spirited people around. अब यहां सबसे पहला नया वर्ड है baffled. Baffled का मतलब होता है confused, puzzled, unable to decide. जब कोई व्यक्ति संदेह में घिरा हुआ हो, पहेली में घिरा हुआ हो, निर्णय लेने में असमर्थ हो तो उसे कहेंगे baffled. It baffled me that he rejected my offer. इस तथ्य ने मुझे संदेह में डाल दिया, असमंजस में डाल दिया, पहेली में डाल दिया कि उसने मेरे प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके द्वारा मेरे प्रस्ताव को रद्द किए जाने ने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। One of the exam questions baffled me completely. परीक्षा के सवालों में से एक ने मुझे पूरी तरह से संदेह में डाल दिया, कंफ्यूज कर दिया, पहेली में डाल दिया। अब देखिए, एग्जाम शब्द जो है वो रिटन इंग्लिश में आमतौर पर सही नहीं माना जाता। हमें पूरा एग्जामिनेशन लिखना चाहिए। एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड इंग्लिश है और केवल एग्जाम कहना कॉलोक्वियल इंग्लिश है, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश नहीं है। यहां अगला इंटरेस्टिंग वर्ड है फ्रेंजीड। फ्रेंजीड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, अनियंत्रित व्यवहार, वाइल्ड जंगली व्यवहार, असामाजिक व्यवहार। जब आप पूरी तरह से किसी भावना के वशीभूत हो, उत्तेजित हो जाएं, तो आप फ्रेंजीड व्यवहार कर रहे हैं। Two teenagers carried out a frenzied attack on a local shopkeeper. Two teenagers, टीनेजर कहते हैं ऐसे लोगों को जिनकी एज 13 से लेकर 19 के बीच में हो। 13, 14 से लेकर 19, सबके अंत में टीन आता है, इसलिए इसे कहते हैं टीनेजर्स। तो दो टीनेजर्स ने, दो किशोरों ने, दो युवाओं ने कैरिड आउट, क्रियान्वित किया, अ फ्रेंजीड अटैक, एक बहुत ही जंगली तरह का हमला, ऑन अ लोकल शॉपकीपर, एक स्थानीय दुकानदार पर। अनकंट्रोल्ड बिहेवियर के माध्यम से किया गया हमला। शी वॉज मर्डर्ड इन अ फ्रेंजीड नाइफ अटैक, एक बहुत ही असामाजिक तरह के चाकू से किए गए हमले में उनकी हत्या कर दी गई, उनका निधन हो गया, उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। ट्यून्ड इन, अब देखिए ट्यून्ड इन यहां पर एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। वन नीड्स टू बी वेरी ट्यून्ड इन। ट्यून्ड इन जहां एक शब्द है हाइफन वाला, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अवेयर, जिसे जानकारी हो, नॉलेजेबल, ज्ञानवान, स्मार्ट, जो हर प्रकार से निपुण हो, इन टच, जो संपर्क में हो, वो है ट्यून्ड इन। ही इज जस्ट नॉट ट्यून्ड इन टू द चाइल्ड फीलिंग्स, वह बच्चे की भावनाओं के साथ बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, बच्चे की भावना का उनको ज्ञान नहीं है, उनको आभास नहीं है। यू आर नॉट प्रॉपरली ट्यून्ड इन, आप सही प्रकार से संपर्क में नहीं हो। गौर करिए कि ट्यून्ड इन का इस्तेमाल यहां पर बिना हाइफन के भी किया गया है इन दोनों सेंटेंसेस में। आप सही तरह से जुड़े हुए नहीं हैं। दे कीप ट्यून्ड इन टू करंट अफेयर्स, वे वर्तमान सामान्य ज्ञान से हमेशा स्वयं को जोड़े रखते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मीन स्पिरिटेड, अब देखिए मीन स्पिरिटेड का मतलब होता है नेस्टी, जो बहुत खराब हो, विकेट बहुत दुष्ट हो, वेरी बैड बहुत ही खराब हो। मीन मतलब अधम, स्पिरिटेड आत्मा वाला, जिस व्यक्ति की आत्मा ही अधम है, जो अंदर तक खराब है, उसे कहेंगे मीन स्पिरिटेड। वन स्टीरियोटाइप दैट विल नेवर डाई इज अ डिसऑनेस्ट एंड मीन स्पिरिटेड पॉलिटिशियन। बेईमान और खराब चरित्र वाला नेता, राजनेता, यह एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जो कभी भी नहीं मरेगा।
किसे कहते हैं स्टीरियोटाइप? देखिए, जब किसी व्यक्ति के बारे में एक छवि बन जाती है, उसे कहते हैं स्टीरियोटाइप। फिल्मों में, ड्रामाज में, लोगों की बातचीत में अक्सर आपको ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे जो बेईमान और अधम चरित्र वाले राजनेता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ स्पीकर कह रहा है कि यह एक ऐसा स्टीरियोटाइप है, एक ऐसा प्रकार है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। टू मैनी, अनेक लोगों को, हिज बाइटिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, हास्य का इनका चुभने वाला जो अंदाज है, कम्स ऑफ एज मीन स्पिरिटेड रादर देन फनी। कई सारे लोगों को इनका चुभने वाला हास्य बहुत ही खराब तरह का लगता है, बजाय मनोरंजक लगने के। यदि आप किसी का मजाक बना रहे हैं तो जिसका मजाक बना रहे हैं उसके लिए तो आप मीन स्पिरिटेड ही होंगे। पूरा सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस आर बेफल्ड एज टू व्हाट कुड हैव कॉज्ड सच अ फ्रेंजीड अटैक। पुलिस भी असमंजस में है, आश्चर्यचकित है, संदेह में है। किस चीज ने कुड हैव कॉज्ड, किया होगा, सच अ फ्रेंजीड अटैक, इस तरह के बिल्कुल जंगली हमले के पीछे क्या कारण रहा होगा, इस बात को लेकर पुलिस भी असमंजस में है। वन नीड्स टू बी वेरी ट्यून्ड इन दीज डेज। आजकल हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा जुड़ा होना चाहिए, चीजों की जानकारी होना चाहिए। देयर आर सम मीन स्पिरिटेड पीपल अराउंड। हमारे आसपास कुछ बहुत ही दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, इसलिए हमें लगातार जानकारी रखना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, हमें चीजों का ज्ञान होना चाहिए। आज का अगला सेंटेंस है। लास्ट ईयर वी वर रेकिंग इट इन बट नाउ आवर फंड्स हैव dwindled अवे टू नथिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ माई सेल्फ टू ड्वेल ऑन इट। अब देखिए, इसमें सबसे पहला फ्रेज आया है रेकिंग इट इन। टू रेक इट इन का मतलब होता है टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना। ये स्लैंग है, ये बहुत अच्छा ये स्टैंडर्ड शब्द नहीं है, ये केवल दोस्तों के बीच बोलचाल में यूज करने का शब्द है। पीपीई किट मैन्युफैक्चरर्स आर रेकिंग इट इन दीज डेज। इन दिनों पीपीई किट के जो निर्माता हैं वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। इफ यू गो अब्रॉड, यदि आप विदेश जाएं, यू कैन रेक इट इन, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बट एट वॉट कॉस्ट, किंतु किस कीमत पर? अपने घर, परिवार, देश को छोड़ने की कीमत पर। अगला है ड्विंडल्ड अवे टू नथिंग। अब देखिए, ड्विंडल का मतलब होता है कम होना। जब कोई चीज घट रही है, कम हो रही है, तो उसे कहेंगे ड्विंडल। ड्विंडल अवे टू नथिंग, शून्य तक कम हो जाना, टू रिड्यूस टू लेवल जीरो, शून्य के स्तर तक कम हो जाने को बोलेंगे ड्विंडल अवे टू नथिंग। हिज मनी ड्विंडल्ड अवे टू नथिंग वाइल ट्रेवलिंग इन यूरोप। जब वो यूरोप में यात्रा कर रहा था, उस समय उसका पैसा कम होते होते जीरो हो गया। When you travel abroad, you spend a lot of money, और आपका पैसा धीरे धीरे कम होते होते कहां तक आ जाता है? नथिंग के लेवल तक आ जाता है। They started off so large and marvelous, but then they dwindled away to nothing. They started off, उन्होंने प्रारंभ किया, so large, इतना बड़ा, and marvelous, और इतने शानदार अंदाज में, but then, किंतु फिर they dwindled away to nothing, फिर वो धीरे धीरे शून्य हो गए, कम होते होते शून्य हो गए। प्रारंभ बड़ा शानदार था, बहुत बड़ा था, किंतु उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो गए। अगला है अलाउ माई सेल्फ। अब देखिए, बहुत अच्छा फ्रेज ये है। अलाउ वन सेल्फ का मतलब होता है किसी काम में जानते बूझते शरीक होना, टू बी नोइंगली इन्वॉल्व इन समथिंग। आई डिड अलाउ माई सेल्फ अ टेबलेट फ्रॉम माई बेल्ट पाउच। मैंने अपनी बेल्ट में लगे हुए पाउच से खुद को एक टेबलेट लेने दी। बट इवन इट्स इफेक्ट वॉज मिनिमल, लेकिन इसका असर बहुत ही कम था, एंड टेम्परेरी, और केवल कुछ समय के लिए था। मतलब मैंने कोई टेबलेट ली होगी, सिर दुख रहा होगा, कोई और समस्या होगी, लेकिन इस टेबलेट को लेने के बाद भी इसका असर बहुत कम हुआ, और बहुत कम देर के लिए हुआ, बाद में मेरी समस्या वापस बढ़ गई। लाइफ इज टू शॉर्ट, जीवन बहुत छोटा है,
और टू लॉन्ग, यह बहुत लंबा है, फॉर मी टू अलाउ माई सेल्फ द लग्जरी ऑफ लिविंग इट सो बैडली, कि मैं इतने खराब तरीके से जीने का सौभाग्य नहीं ले सकता। जीवन बहुत छोटा है तो भी मैं खराब तरीके से नहीं जीऊंगा, और जीवन बहुत लंबा है तो भी मैं खराब तरीके से नहीं जी सकता। मैं जानते बूझते इसको इतने खराब तरीके से जीकर बर्बाद नहीं कर सकता। किसी चीज़ को हम लग्जरी कब कहते हैं? जो बहुत खर्चीली हो। लाइफ को इतने खराब प्रकार से जीना भी बहुत खर्चीला है। आप बहुत पैसा, बहुत समय और एक पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ड्वेल ऑन, ड्वेल ऑन का मतलब होता है टू थिंक और स्पीक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक किसी चीज के बारे में सोचना या बोलना, देन यू आर ड्वेलिंग ऑन इट। ड्वेल का शाब्दिक मतलब होता है निवास करना, रहना, निवास करना। तो यदि आप किसी चीज पर निवास करने लगे, मतलब आप उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं या उसी के बारे में बोल रहे हैं। लेट्स नॉट ड्वेल ऑन योर पास्ट मिस्टेक्स। लेट्स नॉट, चलिए हम नहीं करते, आपकी पुरानी गलतियों के बारे में बातें हमें नहीं करना चाहिए। आइए हम आपकी पुरानी गलतियों के बारे में न तो सोचेंगे न बोलेंगे। समटाइम्स हिज माइंड वुड ड्वेल ऑन द हॉरर्स ही हैड बीन थ्रू। कभी कभी उसका दिमाग उन आतंकों के बारे में, डरों के बारे में, खतरों के बारे में सोचने लगता है जिनसे वह होकर गुजरा है। ही हैड बीन थ्रू सम हॉरर्स। कुछ तकलीफें उन्होंने उठाई हैं और उसके बारे में उनका दिमाग कई बार सोचता रहता है। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। लास्ट ईयर वी वर रेकिंग इट इन। पिछले साल हम बहुत सारा पैसा बना रहे थे, बट नाउ आर फंड्स हैव ड्विंडल्ड अवे टू नथिंग। किंतु अब हमारा सारा पैसा कम होते होते शून्य हो गया है। बट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ माई सेल्फ टू ड्वेल ऑन इट। किंतु मैं स्वयं को इसी बारे में सोचते रहना अलाउ नहीं करूंगा। मैं जानते बूझते केवल इसी बारे में सोचते में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आई विल मूव ऑन। जब आप किसी चीज के बारे में ड्वेल ऑन करना अलाउ नहीं करते, मतलब आप मूव ऑन करते हो, आगे बढ़ते हो, नई चीजें सोचते हो, नई चीजें करते हो। आज का अगला सेंटेंस है, आई विल कीप यू पोस्टेड एज टू हाउ ही डज ऑन द कोर्स, बट इफ समवन एज थिक एज ही इज कैन पास, इट विल मेक अ मॉकरी ऑफ द एग्जाम। अब देखिए, कीप यू पोस्टेड का मतलब होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा नियमित रूप से, मैं आपको लूप में रखूंगा। देखिए, ये भी काफी अच्छा मुहावरा है, टू कीप समबडी इन द लूप। किसी को लूप में रखना, किसी को जानकारी देते रहना। मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। आई विल कीप यू पोस्टेड। वी विल कीप यू पोस्टेड विद द रिजल्ट्स ऑफ दिस लेटर राइटिंग कैंपेन। लेटर राइटिंग कैंपेन, कैंपेन का मतलब होता है अभियान, पत्र लेखन अभियान। जब हम किसी नेता को, किसी अफसर को या किसी अखबार को लगातार लेटर लिखें तो लेटर राइटिंग कैंपेन है। हम आपको इस पत्र लेखन अभियान के प्रभावों से अथवा परिणामों से जानकारी देते रहेंगे, प्रभावों की जानकारी देते रहेंगे, आपको उनसे अवगत कराते रहेंगे। वी डोंट हैव एनी प्लान येट। येट मतलब अभी तक, हमारी कोई योजना नहीं अभी तक। बट आई विल कीप यू पोस्टेड, किंतु मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। समवन एज थिक एज ही इज। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत ही केयरलेस इंसान, असावधान, डम्ब विटेड, कम दिमाग वाला, स्टूपिड, मूर्ख। जब कोई व्यक्ति बहुत कम अक्ल वाला हो, बहुत असावधान हो, तो उसे कहते हैं समवन एज थिक एज ही इज। ऐसा व्यक्ति जो उनके समान असावधान अथवा कम अक्ल हो। ही वॉज एज थिक एज ए डेडवुड इन हिज वर्क। वो अपने काम में मरी हुई लकड़ी के समान थिक था, मतलब बहुत ही स्लो था, डम विटेड था, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता था। सो ही रियली डिजर्व टू गेट द गेट। अब देखिए, गेट द गेट एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बाहर निकाल दिया जाना। तो वह इतना अपने काम में खराब था कि उसको निकाल दिया जाना बनता था। ही डिजर्व्ड इट। वो इसके लायक था, इसी के काबिल था, वह नौकरी से निकाल दिए जाने के ही काबिल था।
द पैराग्राफ, यह पैराग्राफ रिटन बाय समवन एज थिक एज ही इज, किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो उनके समान मूर्ख है, इज रेंडर्ड एम्बिग्यूअस बाय द केयरलेस यूज ऑफ प्रोनाउंस, इसको द्विअर्थी, अनक्लियर, अस्पष्ट करार दे दिया गया है क्योंकि इन्होंने प्रोनाउंस के बहुत ही असावधान इस्तेमाल किए हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, आप बताइए इसमें ही का मतलब क्या है। राम टोल्ड श्याम दैट ही वुड पास, राम ने श्याम से बोला कि वह पास हो जाएगा। अब ये ही किसके लिए है? ये राम के लिए भी हो सकता है, श्याम के लिए भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं केयरलेस यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का केयरलेस यूज, जिससे इसके दो मतलब निकल रहे हैं। इट इज रेंडर्ड एम्बिग्यूअस, राम ने श्याम से कहा कि राम पास हो जाएगा, या राम ने श्याम से कहा कि श्याम पास हो जाएगा। अगला है मेक अ मॉकरी, मजाक बना देना, मखौल बना देना। टू मेक समथिंग सीम स्टूपिड और विदाउट वैल्यू, किसी चीज को बिल्कुल मूर्खतापूर्ण दिखने लगे या उसका मूल्य नहीं लगे, ऐसा बना देना, उसको मॉकरी उसकी बना देना। दीज एंडलेस अपील्स एंड डिलेज मेक अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, कभी समाप्त न होने वाली अपील्स और देरी जो हो रही है, इसने इस न्याय प्रक्रिया का मजाक बनाकर रख दिया है। दैट वुड मेक अ मॉकरी ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो में दुनिया भर के देश इकट्ठे हुए थे और उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाए थे, उन्हें कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो यह तो क्योटो प्रोटोकॉल का मजाक बना देगा। इंस्टेड ऑफ कट्स, कमी की बजाय, इट कुड लीड टू ह्यूज इंक्रीजेज ऑफ एमिशंस, इससे कमी तो होगी नहीं बल्कि एमिशंस, जब कार्बन पर्यावरण में जाती है उसे कहते हैं एमिशन, तो एमिशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी से हो जाएगी। और जब किसी चीज़ से कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने क्योटो प्रोटोकॉल का मजाक बना दिया है। पूरा सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। आई विल कीप यू पोस्टेड एज टू हाउ ही डज ऑन द कोर्स, मैं आपको जानकारी देता रहूंगा कि वह इस कोर्स में कैसा कर रहा है। बट इफ समवन एज थिक एज ही इज कैन पास, पर कोई व्यक्ति जो इनके समान मूर्ख हो, यदि यह पास हो सकता है, इट विल मेक अ मॉकरी ऑफ दिस एग्जाम, इससे परीक्षा का पूरा मजाक बन जाएगा, मखौल बन जाएगा। यदि ये पास हो सकता है तो परीक्षा किसी काम की नहीं लगेगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और नेचुरल इंग्लिश के इस्तेमाल से अपनी स्पीकिंग, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।